इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज़्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उसका एक हिस्सा है रॉ के साबिक सरबराह हैं अमरजीत सिंह दौलत, जिनका ये इंटरव्यू चला है जिसमें वो पहलगाम जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से कह रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी थी नहीं, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। आपके इल्म है कि 22 अप्रैल को जब ये वाक़या हो उसके बाद से भारत की जानिब से जारहाना रविश वो जारी है। अलबत्ता पाकिस्तान ने सफारती सतह पर, दिफाई सतह पर और इवन मीडिया की सतह पर उनको ऐसा मौसर जवाब दिया है कि इंडिया इस वक्त एक बैकफुट पे है। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और ISPR के मुताबिक फोरम ने यह वाज़े तौर पर कहा कि अगर जंग मुसल्लत की गई किसी भी सूरत पाकिस्तान में तो इसका यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। साथ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अज़म का इज़हार किया कि भारत की जानिब से ये जो पानी के हवाले से एक अजीब सी मंतक लाई गई और इंडस बेसिन ट्रीटी को सस्पेंड किया है, ये इसको पाकिस्तान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उसको छुपाने के लिए भारत ने ये नई चाल चली है। नाज़रीन, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। 22 अप्रैल के बाद आज 2 मई है, भारत की जानिब से बहुत सा एक तूफ़ान उठाया गया, बिलखसूस जिसे कहते हैं तूफ़ान बदतमीज़ी, उनकी मीडिया पे और पाकिस्तान पे हर किस्म के इल्ज़ामात आयद किए। पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कहा, सिफारती सतह पर, सियासी सतह पर, दिफाई सतह पर इसका मौसर जवाब दिया। हमारी जो आर्मी की प्रिपेयर्डनेस है उस हवाले से कल आर्मी चीफ भी मौजूद थे और इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान नेवी है, जैसे आर्मी चीफ ने आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा कि हमें तमाम महाजों पर तैयार रहना है और अपनी जो फाल तरबियत है उसको जारी रखना है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है नन अदर देन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, जो हमारे साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात रह चुके हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं और डिफेंस कमेटी, फॉरेन अफेयर्स जो स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन रह चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के सरबराह। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाह साहब, इट्स अ प्लेजर। सर, थैंक यू वेरी मच। सर, गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जो अमरीकी नायब सदर हैं, आज उन्होंने बल्कि कल एक इंटरव्यू दिया था, उसका क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। मैं चाहूंगा जरा इसको आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि इससे उनकी क्या मुराद है जब वो भारत के रद्द-ए-अमल के हवाले से बात करें। जी, सुनाइएगा। I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. जी, मुशाहिद साहब, अभी जो हमने दफ्तर ख़ारजा का जो बयान सुना, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से, उसमें तो कोई साइड लेते हुए हमें नज़र नहीं दिखाई दिए अमरीकी ओहदेदारान। अमरीकी नायब सदर के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने रिस्पॉन्ड करना हो इन अ वे, What does that mean? मैं चाहूँगा जरा इस हवाले से हमें रहनुमाई कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर अमेरिका का जो मौक़िफ़ रहा है, अमेरिका का जो रवैया रहा है इस बहरान में, मुस्बत है। अच्छा, पॉजिटिव है। आप शुरू करें प्रेसिडेंट ट्रंप से। जी, 25 अप्रैल को उन्होंने दिया था पहला बयान। बिल्कुल जी, और उन्होंने क्या कहा? जो ये भी कह रहे हैं कि हम, हमारे दोस्त हैं दोनों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों न्यूक्लियर ताकत हैं। और उन्होंने तो खैर, ट्रंप ने यह भी कहा कि कश्मीर का मसला बहुत पुराना दरीना मसला है, 1500 साल। हाँ, तो वो मतलब उनका मतलब था कि जो हिंदू मुस्लिम इशू है उसके इशारा 1015 साल। अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में, मेरा इंटरप्रिटेशन ये होगा। लेकिन जो बुनियादी बात की कि उन्होंने हिंदुस्तान की साइड नहीं ली। और ये जो बयान है JD वैंस का भी, मैं इसमें तो मजमूई तौर पर पॉजिटिव है। वो क्या कह रहा है कि 2 न्यूक्लियर ताकत हैं, वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स इन पाकिस्तान इंडिया, हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं और इंडिया का भी ऐसा रिस्पांस नहीं होना चाहिए जिससे हालात और बिगड़े। ठीक। सो वो एक्सपेक्ट कर रहा है इंडियन रिस्पांस सिर्फ फौजी नहीं होता, रिस्पांस सफारती भी होता है, सियासी भी होता है, UN भी होता है। ओके, और ये इवन ये पानी अभी जो उन्होंने जो किया है और पाकिस्तान को कहा कि आप ताउन करें, तो हमने तो पहले ऐलान कर दिया ताउन का। जी, जो हमारी मौक़िफ़ की तो तायद की उन्होंने, हमने कहा कि देयर शुड बी अ क्रेडिबल
न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन। जी। तो मैं समझता हूं ये बयान ठीक है, हालांकि उसकी बीवी इंडियन है और वो उस वक्त मौजूद भी थे भारत में। और ये ना भूलें अनवार साहब, आप तो जानते हैं अमेरिकन सिस्टम को भी, मैं तो 4 साल रहा भी हूं वॉशिंगटन डीसी में। ये जो अमेरिकन सिस्टम है, CIA, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, ये मजमूई तौर पर बहुत प्रो इंडिया है। ओके। लेकिन ये जो उनकी लीडरशिप है अंडर, मैं ट्रंप को क्रेडिट देता हूं। अच्छा। ट्रंप डिफरेंट किस्म का बंदा है, वो रवायती अमेरिकन जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है, और वो पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर दोस्त है। ही लाइक्स पाकिस्तानीज, और उसे न्यूट्रल। हिंदुस्तान को जो आशीर्वाद मिलनी थी अमेरिका से वो नहीं मिली, हिंदुस्तान को अमेरिका से NOC नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा, आपने सफारती बात की कि 3 बड़ी ताकतें हैं दुनिया की इस वक्त, अमेरिका, चीन, रूस। तीनों का रवैया मजमूई तौर पर इस बहरान के हवाले से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से यकसा है। तीनों कह रहे हैं कि काम डाउन, जंग नहीं होनी चाहिए, और तीनों, चाइना ने तो हमारे सपोर्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने इंडिया की सपोर्ट नहीं की। इंडिया की सपोर्ट सिर्फ एक मुल्क ने की है, इजराइल ने, दुनिया में किसी ने नहीं की। और मीडिया देख लें, इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, तीनों ने कहा है कि हिंदुस्तान नाकाम हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ शवाहिद पेश करने में, प्रूफ नहीं दे सका, एविडेंस नहीं दिया। ये तो इंडिया का तो ये सारा जो उनका केस तो बड़ा बनाया हुआ है, और आपने जिक्र भी किया, बड़ा जो दुख हुआ, अफसोस हुआ इंडिया मीडिया देख के कि जिस किस्म का रवैया है सारा कुछ, और उसके बरक्स एक फर्क साफ ज़ाहिर होता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। हमारी सोच, हमारे रवैये, हमारा कोई नफरत का कोई नेगेटिव उसका इजहार नहीं है, हम एक इख्तलाफ राय है, लेकिन वो एक दुश्मनी का, बुग़्ज़ का, नफरत का इजहार करें। अब ये पाकिस्तान को न्यूक करो, खत्म करो, इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें। आजाद कश्मीर को जो है वो पार्लियामेंटेरियंस, जी, पार्लियामेंटियंस, उनके रिटायर्ड जनरल्स, हमारे कुछ उसमें दोस्त भी थे, सियासी दोस्त में दुख हुआ सा। अब मैं कहूंगा साबिक दोस्त है, क्योंकि जिस किस्म का जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया कि मुल्क को खत्म करो, तो हम तो ऐसी बात तो नहीं करते ना। हम तो ये कहते हैं कि एक RSS का सोच है, हम उसके खिलाफ है, हिंदुत्व के। हम कोई हिंदुस्तान के अवाम के या उनके रियासत के खिलाफ तो नहीं है ना उस तरह। सर अभी थोड़ा सा ये भी बताएगा, हमने उनका भी शॉर्ट चलाया था, अमरजीत सिंह दौलत साहब का, वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। इस नुक्ते पे ज़्यादा बहस क्यों कर नहीं हो रही भारत में, जितना इल्ज़ाम तराशी, दुश्मन तराजी पाकिस्तान की जा रही है कि 230 किलोमीटर अंदर आके LOC के उन्होंने आकर ये किसी के थ्रू कराया या उसकी पुष्पनाई की। ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट बात की। अब अमरजीत सिंह दुल्लत साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ, कई दफ़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ट्रैक 2 में आते हैं, और ये रॉ के चीफ थे जो इंडियन इंटेलिजेंस के, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में, और इन्होंने कश्मीर में बड़ा काम किया। ही नोज द कश्मीरी लीडरशिप, और ये उस ज़माने में एक्टिव थे। और मैं देखता हूँ कि वो बड़ा अपराइट आदमी है। जो उन्होंने बात की सिक्योरिटी लैब, ये बात सबसे पहले 24 अप्रैल को, 22 को वाक़या होता है, जिसकी हमने मजम्मत भी की, अफसोस भी किया, पहलगाम का जो है। 24 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है लोकसभा में हिंदुस्तान के, उसमें उनके सियासी लीडर्स राहुल गांधी वगैरह भी आते हैं। उसमें अमित शाह जो उनका होम मिनिस्टर, उसकी प्रेजेंस में इंडियन इंटेलिजेंस ने जो ब्रीफिंग दी, सिक्योरिटी ब्रीफिंग, गो के इन कैमरा थी, लेकिन वो इंडियन मीडिया में तो आ गई ना, उसमें एक्सेप्ट किया सिक्योरिटी लैब्स कि एक सिक्योरिटी गफलत हुई है, हमसे गलती हुई है, हमसे नालायकी हुई है, और उसकी वजह से हुआ। देखो ना, पहलगाम कोई नॉर्मल जगह तो नहीं ना, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, बार्ब्ड वायर, इलेक्ट्रॉनिक फेंस है, 3 टियर सिक्योरिटी है, मतलब 3 सर्कल्स है उसकी सिक्योरिटी, 3 तहों से गुजर के जाना पड़ता है। 3 टियर मतलब हाई लेवल। फिर 8 लाख फौज है, पैरामिलिट्री है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है। और मिस्टर मोदी वाज प्रोक्लेमिंग कि जी 5 अगस्त के बाद, 2019 के बाद तो बड़ा पुरअमन है, बड़ी खुशहाली आ गई, और चिड़ी नहीं फड़क रही, वो तो बड़े आराम से नॉर्मल हो गया। तो अब कैसे हुआ ये सारा कुछ? और 2 घंटे तक वो कहते हैं ये सारा होता रहा सिलसिला, और कोई नहीं आया। तो दिस इज अ मोन्यूमेंटल फेलियर उनके अपना। बल्कि हम तो समझते हैं कि खुद इनकी आशीर्वाद पहले भी फॉल्स फ्लैग करा चुके हैं, 2019 में किया इन्होंने। फिर जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आ रहे थे मार्च 2000 में, चिट्टी सिंह पुरा जो 35 सिख मारे थे, मैं बताता चलूँ, बिफोर दिस पुलवामा जो 2019 का था, मेरी हमशीरा थी उस वक्त वर्ल्ड बैंक में, शी वाज द सीनियर मोस्ट पाकिस्तानी इन द वर्ल्ड बैंक। उनकी एक इंडियन फ्रेंड थी जो उनकी कॉलीग थी, उसकी बहन हिंदुस्तान में जर्नलिस्ट है,
अच्छा, उसने मेरी सिस्टर को बताया दिसंबर 2019 में 18 में उन्होंने मुझे कहा कि वो कह रही है कि बहुत बड़ा वाकया होने वाला है, मोदी करवाएगा क्योंकि उनका इलेक्शन आ रहा है, तो बी केयरफुल। तो ये मुझे, और वाकई वो पुलवामा हो गया, तो उनके इंडिया में जो ये बात आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मेरी सिस्टर ने बताया कि जी वो तो इंडिया में दोस्त ये कह रही है कि कोई बड़ा वाकया होने वाला है और वो मोदी करवाएगा क्योंकि वो उनका इलेक्शन का चक्कर है कोई ना, और अभी भी बिहार इलेक्शन, बिहार के सारा, तो उस वजह से ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। तो ये इनका जो हिंदुस्तान की जो रियासत है या डीप स्टेट है या उनकी जो रॉ जो भी इंटेलिजेंस है, उनका ये इस शेवा रहा है, ये करवाते हैं। ये 3 पैटर्न तो हो गए ना। ओके, अब ये मुझे बताएगा कि इस वक्त भारत की तरफ से, जैसे आपने कहा 3 बड़े मुल्क हैं, रशिया, अमेरिका एंड चाइना, उनकी जानिब से किसी किस्म की भी भारत को आशीर्वाद नहीं मिली जी। क्या इस वक्त भी रिस्क मौजूद है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया है, जिसे कहते हैं लाउड टॉक उन्होंने बहुत की, और राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो, वो उन बातों को दोहरा रहे हैं कि 22 अप्रैल का बदला लिया जाएगा। रिस्क है कि कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं, कोई मिस एडवेंचर? वो हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी कुछ रुकावट भी है। एक तो उनको पता है, मेरा असेसमेंट है कि ऐसी बात शायद ना हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो उनको उसके 2-3 रीजंस हैं। अच्छा, बालाकोट जो 2019 वाला नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि बालाकोट दोहराएंगे तो उसका फिर जवाब भी है, अभिनंदन था वो तो नहीं, वो तो फिर टिका के हमने जवाब देना है। हाँ। उस वक्त भी जब इन्होंने अटैक किया, हमने 24 घंटे में 2 उनके जहाज गिराए और हमने अभिनंदन को कैप्चर किया, और उन्होंने गलती से अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया। बाय द वे, मुझे CNN का फोन आया कि जनाब सेनेटर व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इज गोइंग टू बी वॉर। मैं कहा नो, कहते नहीं, तो आपने हमला कर दिया, गिरा दिया। मैं क्या, तो इंडिया ने क्या करेगा? मैं क्या, मोदी इज अ बुली। ओके, वो देख रहा है कि आप यरक गए हैं कि नहीं और वो इफ वी ब्लिंक देन ही विल ब्राउबीट अस, बट अगर हम ब्लिंक नहीं करेंगे तो वो बैक ऑफ करेगा। मैं कहा कोई जंग नहीं होगी, एंड दिस मोदी इज अ बुली, ही विल बैक ऑफ। तो उनको पता चाहिए वो स्ट्रेंथ के पावर करते हैं। अल्लाह के फल से पाकिस्तान में इसको जो सिस्टम है, और मैं इसमें क्रेडिट देता हूँ स्पेशली द मिलिट्री हाई कमांड लेड बाय जनरल सैयद आसिम मुनीर, कि वो बड़ा एक क्लियर मैसेज गया। मतलब कल भी वो जो टैंक में खड़े होकर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबॉलिक। इसमें देखिए ना, क्राइसिस में क्या होता है अनवर साहब, क्राइसिस के इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 इज योर कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा होता है आपकी कम्युनिकेशन, मैसेजिंग जी, कि कैसे मैसेजिंग देते। तीसरा होता है सबसे बड़ी कॉम्पोनेंट, करेज। आप में कितनी हिम्मत है, आप में कितनी जान है। सलाहियत तो आपके पास है, लेकिन अगर आप में हिम्मत ना हो, आधी जंग तो ज़हन की साइकोलॉजिकल है ना। आई कैन सी फ्रॉम योर आईज के यार इसकी लुक है विक्टर की है या खौफ की है, देन यू आर गॉन। वो तो वो जो हमने एक मैसेज दिया, लुक हियर वी आर रेडी। साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। अगर साइज होता, अभी वियतनाम की आपने एनिवर्सरी देखी है, 50 साल पहले वियतनाम ने किस तरह अमेरिका को हराया, 50 साल पहले। अभी आप देखें, वो अफगानिस्तान का तो मिसाल आपके सामने ही है जो उन्होंने रूस के साथ किया था। तो ये जो है ना, हमारा अल्लाह के फल से ऑन ऑल दीज 3 काउंट्स, वेदर इट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द सिस्टम, कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, मैच्योर मैसेजिंग, बैलेंस्ड मैसेजिंग, केयरफुली कैलिब्रेटेड मैसेजिंग, और सबसे बड़ी बात है करेज एंड कॉन्फिडेंस। वो बड़ा हम उसमें मैं हमारी कौम को भी दाद देता हूं। पाकिस्तानी कौम बड़ी जानदार कौम है, दलेर कौम है, खौफ ज़्यादा नहीं है। दे आर नॉट स्केर्ड यार कि वो इंडिया इतना साइज है, वो इंडिया इतना बड़ा, नॉट एट ऑल। क्या ठीक है, विल फेस इट। अच्छा, हिम्मत होनी चाहिए। तो ये जो हिम्मत का है ना, उसमें आई थिंक इस दफा मैं देख रहा हूँ 2019 के मुकाबले में, अच्छा, हाँ, कि ये इसको तो हमारे जो लीडरशिप में, खासतौर पर मिलिट्री हाई कमांड में भी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है। अच्छा, और ये बड़ी मैटर करती है, ये बड़ी क्लैरिटी मैटर्स अ लॉट। स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इसमें नहीं कि हाथ नहीं मल रहे, ये नहीं कह रहे कि कुछ कह रहे हैं कि ये ना करो, कुछ कह रहे हैं कहीं के पसीने छूट रहे हैं, ये देखते हैं कि हाथ जैसे आज भी कहा गया कि किसी किस्म की भी जंग मुसल्लत की गई, आउट ऑफ ऑटोमेटिक ये होगा। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे एक फाइनेस्ट आवर था 1998 में, आई वॉज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आपने जिक्र किया, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमने न्यूक्लियर का बहुत बड़ा था, उसमें भी कोऑर्डिनेशन वाज परफेक्ट, कम्युनिकेशन वाज परफेक्ट, और वो करेज भी था, और बड़े हमने मैच्योरली, हमने कोई बाजे नहीं बजाए, हमने एक्शन कर लिए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आज भी मैं समझता हूँ दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फाइनेस्ट मोमेंट्स। तो सर ये जो स्टैंड ऑफ है, ये आप कितना अरसा परसिस्ट करेगा? क्योंकि आईबल टू आईबल है, ज़रबत एलओसी पर टेंशन है। एक और चीज देखें ना, हिंदुस्तान से आप खैर की तवक्को ना रखें। अच्छा,
یہ ان کا ایک نظریاتی مسئلہ بھی ہے. نظریاتی ان سینس کہ اس وقت حکومت کیا ہے, RSS. یہ وہ لوگ ہیں جو مہاتما گاندھی کے قاتل ہیں, جو اسلام دشمن ہیں, جن کی 100 سال اینیورسری آپ بنا رہے ہیں اس دفعہ. 1925 میں یہ تنظیم آئی تھی, اور یہ وہ سوچ ہے ہندوتوا کی جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے 90 سال پہلے پہچانا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں. جو ٹو نیشن تھیوری کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا, کیونکہ یہ آپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کے ماسٹرز رہے ہیں, مغل امپائر کی بات کی تھی, انہوں نے کہا آپ نے ان کی غلامی نہیں دیکھی, ان کی سوچ کیا ہے. اور 1937 میں جب کانگریس گورنمنٹس آئیں اور دوسری آئیں تو کیا کیا انہوں نے, آتے ہی بندے باتھ-روم اور یہ وہ آج کل بھی کر رہے ہیں, آج کی بھی کر رہے ہیں minorities کے ساتھ. ایگزیکٹلی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ایک نظریات ان کے حوالے سے تو ان کا بغض بڑا ہے. تو میرے خیال میں they have what I call a 3D strategy against Pakistan. کیا ہے وہ 3D؟ جی پلیز. Demonize پاکستان, مطلب پاکستان کو خراب کرو, گندا کرو, امیج کو مست کرو کہ پاکستان یہ ہے وہ ہے. دوسرا ڈیمیج پاکستان, یہ جو انڈس واٹرز کی بات ہے, ڈیمیج کرنے کی بات ہے نا یہ, اور کچھ طریقے سے اکنامکلی ڈیمیج کرو. IMF سے بھی آج انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے کہ IMF سے بھی رجوع کیا جائے گا جو ہمارا بیل آؤٹ پیکج ہے, اور فیکٹو میں بھی جائیں گے. اچھا, کین یو امیجن دس تھنگ؟ IMF سے کیا تعلق ہے آپ کا, لیکن وہ آپ کو نقصان پہنچائے, ڈیمیج کرے. تیسرا ہے ڈی اسٹیبلائز, کوورٹ آپریشن, را, جیسے یہ وہ بلوچستان, ایگزیکٹلی. سو یہ 3Ds be very clear: demonize, damage, destabilize. تو یہ چلے گا. سو اس کا مطلب ہے وی آر ان ایک فیز میں آگے. نو وار نو پیس کہتے تھے اس کو. اچھا, نو وار نو پیس. نو وار پیس, جنگ بھی نہیں لیکن امن بھی نہیں ہے. تو وہ ذرا خطہ ہلا رہے گا, لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی وہ ہوش کے ناخن رہے گی اور ان کو کام ڈاؤن کرنے میں ہوگی, کیونکہ پھر اس کا نقصان ہندوستان کو بہت زیادہ ہوگا. 2002 میں آپ کو یاد ہے مشرف صاحب تھے, اس کو بھی یہ ہوا تھا, آئی بال ٹو آئی بال تھا. تو اس میں جنرل پاول کا بڑا رول تھا, سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا وہ, وزیر خارجہ. تو جب یہ ڈیفیوز ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جنرل پاول, تو اس میں ٹام فریڈمین ایک نیو یارک ٹائمز کا جرنلسٹ ہے, اس نے کہا کہ اٹ واز ناٹ جنرل پاول دیٹ ڈیفیوز دا سچویشن, اٹ واز جنرل الیکٹرک. جنرل الیکٹرک سے مراد مطلب ہے کہ جب ہم نے کہا نا کہ ہم ہٹ بیک کریں گے, وہ ساری انویسٹمنٹ تو بھاگنے لگے. انہوں نے کہا یہ تو جنگ ہونے والی ہے. وہ سارے جو گورستان آپ کا جس کو میں کہتا ہوں, یہ جاپان ہے, انویسٹمنٹس والے سارے کہہ گئے ہم تو بھاگیں. تو انڈیا کی جو ساری بیس ہے اکانومی کی کہ ہم فورن انویسٹمنٹس لیں, اٹ ول بی ہٹ فار 6. پرائم منسٹر مودی سعودی عرب کے وزٹ پہ تھے when it happened, تو he rushed back, cut short his visit. تو آپ سمجھتے ہیں سعودی عرب, UAE, but remember he cut short his visit, but he didn't go to occupied Kashmir, he went to Bihar. وہ پولیٹیکل جلسے کے لیے گیا, ادھر ایئرپورٹ میں میٹنگ کی انہوں نے, ایئرپورٹ میں میٹنگ کرنے سے سیدھا ادھر سے وہ ادھر نہیں گیا آن دا اسپاٹ کہ جی حالات کیا ہے, پہلگام میں کیا ہوا, کیا وہ بہار گیا. بہار میں اسے جلسے میں اسپیچ, اور وہاں سے پاکستان کو تھریٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے پالیٹکنگ از پیراماؤنٹ, سیاست تھی. اگر ہوتا واقعی سیکیورٹی کہتے ہیں ان کے عوام کی یہ ہوا, تو ہی شوڈ ہیو رشڈ ٹو دی اسپاٹ. تو سر آپ کے تو بڑے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, جیسے آپ نے کہا کہ را کے جو فارمر چیف ہیں ان سے بھی آپ کی ڈفرینٹ تھنک ٹینکس کے فورمز پہ ملاقات, اور یہ IISS ہوتا ہے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز, عمان بحرین میں, اس میں ملتے ہیں را کے چیف. سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ کیوں کر اس جسے کہتے ہیں اوپینین میکنگ میں ہمیں بھارت میں نظر نہیں آتے, مارجنلائز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور ادھم بچا ہوا ہے. یہ ایک بڑی افسوس نہ, ایک دو ہیں, پروین سونی ہیں, بڑا اچھا لکھ کر رہے ہیں, وہ ان کے ابھی بھی آ رہے ہیں, ان کے بدرا کمار ہیں, لیکن وہ آپ مٹھی بھر ہیں, آپ یو کین کاؤنٹ دیم آن دا فنگرز آف ون ہینڈ. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس طرح سوچ نہیں ہے. ہمارے ہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایٹم بم مارو, ان کو تباہ کرو, تقسیم کرو. ہم نے نہیں کہتے کہ ان کی 17 موومنٹ ہے, خالستان ہے, 7 سسٹرز ہے, منی پور ہے, ناگالینڈ ہے, تریپور ہے, میزورام ہے. ہم تو نہیں ایسی بات کر رہے. وہ کہتے ہیں بلوچستان, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر. تو ان کے سوچ میں جو اس کا نہ بھولیں انوار صاحب کہ انڈین لوک سبھا میں ایک میپ ہے, نقشہ, اچھا, اکھنڈ بھارت. واٹ از اکھنڈ بھارت؟ گریٹر انڈیا, میانمار, پاکستان, افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصے ان کا, اس کو کہتے ہیں ہمارے ہیں. اس وقت وہ کلیم کر رہے ہیں, اینڈ دا میپ از ان دا انڈین پارلیمنٹ. سر انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کی سسپینڈ انہوں نے کیا ہے. سسپینڈ نہیں کیا, جو ایکچوئل لفظ ہے ہولڈ ان ابیئنس. اس سے مراد مطلب اس کا مطلب ہے یہ تھریٹ کیا ہے.
थ्रेट किया है, थ्रेट किया। ये अच्छा। सस्पेंड होता है मुअत्तल करना, और एब्रोगेट होता है मनसूख करना। तो उन्होंने ना मुअत्तल किया ना मनसूख किया, वो चालाकी की अंग्रेजी जुबान की। अच्छा। ख्वाहिश है, चाहत है अच्छा। खत्म करने की, लेकिन उन्होंने कहा इट विल बी हेल्ड इन अबेयंस, मतलब है कि उसको अभी फंक्शनल नहीं मतलब होगी। एक सिंबॉलिक एक तरह से थ्रेट है। सिंबॉलिक है। तो पाकिस्तान को क्या इसमें मतलब ज़ाहिर बात है इसके पीछे भी कोई प्लानिंग होगी, जैसे आपने अखंड भारत की बात की है। नियत है, नियत है उनकी। नियत है, और ये इलीगल है। इंडिया कैन नॉट डू इट। दो रीजंस हैं, एक तो लॉ लीगली ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये पाकिस्तान इंडिया नहीं, सिर्फ वर्ल्ड बैंक है इसमें गारंटर है, वो इन्वॉल्व है। दूसरा है प्रैक्टिकली आपने पानी बंद करना होता है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए डैम्स का, वो तो अभी नहीं है, लेकिन नियत है। हमें मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माशाल्लाह हम मेंबर हैं जी। उसका एक यूएन चार्टर का है चैप्टर 7। अच्छा। चैप्टर 7 कहता है कि अगर किसी इशू इज ए थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरा अगर लाहक हो, तो आप ये इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ले जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि वी कैन टेक दिस, कि ये एक बैन अल-अक़वामी अमन और सलाम। देखो जी, अगर खुदा ना ख़ास्ता पानी बंद होता है तो वो तो जंग है ना, हमने कह दिया अभी एसेक्ट हुआ। एक और चीज अनवार साहब, आप मैप देख लें, हम लोअर राइपेरियन है, मतलब इंडिया के नीचे। इंडिया लोअर राइपेरियन किसका है? चाइना। चाइना का। और ब्रह्मपुत्रा और इंडस कहां से आते हैं? तिब्बत से आते हैं। तो कल को ये काम कोई और भी कर सकता है। एग्जैक्टली। फिर आपकी क्या पोजीशन होगी, मुझे ये बताएं। मैं नहीं कहता कि कोई करना Very चाह valid रहा है, question. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो, लेकिन पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है। मैं कह हाइपोथेटिकली मफरूजा समझ लें कि अगर आपने ये थ्रेट हमें किया, कल को कोई और भी थ्रेट कर सकता है आपको भी। कल को चाइना कह दे बिलफर्स, खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो कह दे कि हम आपका रोक रहे हैं, यू आर आउट, 2 मेजर रिवर्स ऑफ योर्स आर कट, क्या रह जाएंगे? यू आर चोक्ड हियर, ऐसे। तो ये काम नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान को, जिसका नुकसान उसको खुद भी हो सकता है, और जो एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि कल को उनकी चाइना से भी कशीदगी तो है ना जी, तो ये सिचुएशन परमानेंट तो नहीं रहती ना। तो इस काम से मेरे ख्याल में ये रेकलेसनेस, ये इंतहा पसंदी, इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना चीजें आबी जहरियत की तरफ बात नहीं करनी अच्छा, इसमें एक और जुड़ा हुआ सवाल है, क्या आपने कहा कि ये होल्ड इन अबेंस है, क्या इंडिया इसको मनसूख कर सकता है? नो, यूनिलैटरली दे कैन नॉट डू इट। अच्छा, मैं अहमद बिलाल सूफी साहब हमारे शो में आए थे, जब उनसे मैंने पूछा ये सवाल कि हम इसमें वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, तो उन्होंने कहा अगर इंडिया उसका पार्टी नहीं बनता तो हमें फिर फोरम तलाश करना होगा कि जहां इसको इन्फोर्स कराया जा सके। देखिए ना, मेरा तो है ना कि गो टू एन इंटरनेशनल फोरम। आप कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं। देखिए ना, इट्स नॉट जस्ट अ इश्यू ऑफ वाटर, इट्स अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आलमी अमन और सलामती को खतरा है। देखिए ना, अगर दो न्यूक्लियर ताकत में कशमकश होती है, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ साउथ एशिया जो 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी लिव रहती है, 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये हमारे यहाँ है ना, तो ये तो फिर आलमी चीज होगी ना। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लुक एट द बिग पिक्चर, क्योंकि इंडिया की नीयत खराब है, ठीक है, वो टेक्निकल इश्यूज हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, इंडिया पार्टी है या नहीं है, वो तो एक एस्पेक्ट है ना, बट ओवरऑल आपने एक नीयत तो अपनी एक्सप्लेन कर ली ना। आपकी नीयत है कि एक बैन अल-अक़वामी मुआहदे को आप मनसूख करके पाकिस्तान, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, उसके खिलाफ आबी जारियत की नीयत रखते हैं, वाटर एग्रेशन, या कह दें हाइडल टेररिज्म। हाइडल टेररिज्म, इट्स अ गुड टर्म। हाइडल टेररिज्म, लेट्स टॉक। टेररिज्म यही है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ, यू आर टेरराइजिंग द पीपल थ्रू दैट, थ्रू यूजिंग द वाटर एज अ वेपन। तो आप फिर यू शुड टेक इट अप एट द हाईएस्ट फोरम इन माय व्यू, क्योंकि उससे फिर इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ होगी कि एक नया प्रेसिडेंट ना सेट करें, जो आपने बताया कि फिर ये भी लोअर राइपेरियन है चाइना। हाँ, वो ना, मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं सिर्फ निशानदेही कर रहा हूं कि ये काम, वो कहता है ना अंग्रेजी में टू कैन टैंगो। यस, फिर अगर आप कर सकते हैं दूसरे भी कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन आप मैप देखें ना, चाइना नीचे, इंडिया, फिर पाकिस्तान। एग्जैक्टली, वेरी वैलिड पॉइंट सर। चाइना के हवाले से थोड़ा सा बताएगा कि चाइना की तरफ से भी बड़ा पुरजोर किस्म का पाकिस्तान की हिमायत में बयान आया। इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम फ्रेंडशिप, या समझते ये जरा ज्यादा मुनफरिद बयान था? मैं चाइना को सल्यूट करता हूं जी। चाइना चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हर इशू पर, हर मौके पर। कोई लम्हा ऐसा नहीं है जब मुलाकात, और हम भी बाय द वे दोनों तरफ से रेसिप्रोसिटी है, रेसिप्रोसिटी, वी स्टैंड विद चाइना रॉक सॉलिड। तो इसमें एक चेंज आया जो आपने कहा ना कि मुनफरिद है। हाँ, एक चेंज है। वो क्या चेंज है? वो चेंज ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद
جب ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کیا مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کیا اور کہا کہ یونین ٹیریٹری بنا دیا وٹ ایور، اس کے بعد امیت شاہ نے ایک بیان دیا تھا 7 اگست 2019 کو، 2 دن کے بعد لوک سبھا میں. اس نے کہا ہماری اب نظریں ہیں آزاد کشمیر، جی، گلگت بلتستان اور اقصی چین جو کہ چین کا حصہ ہے. اور اقصی چین وہ حصہ ہے چین کا جو یونائٹ کرتا ہے شنجیانگ صوبے کو تبت کے ساتھ، جو ان کا اپنا داخلی معاملہ ہے. تو انہوں نے وہ بھی ڈال دیا. اب 5 اگست 2019 کے بعد چائنا ناؤ از اے ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ. جناب اچھا، یہ امپورٹنٹ چینج آیا ہے. اور اسی لیے جب ہم یو این سیکیورٹی کاؤنسل گئے 2 مرتبہ گئے اس وقت دور میں تھرو چائنا گئے تھے. اور چائنا نے کیا سٹینڈ لیا تھا کہ ایشو آف کشمیر شوڈ بی ریزالوڈ in accordance with the relevant United Nations resolutions. تو چائنا کے لیے بھی اب یہ ریڈ لائن ہے. ان کی حماقت کی وجہ سے، ان کی بدنیت کی وجہ سے ہندوستان کی جو آر ایس ایس گورنمنٹ ہے چائنا کو وہ اس میں کر دیا. تو چائنا کے لیے تو جو sovereignty and territorial integrity is a red line. It's a red line. ایک تو سر آپ نے بتایا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاکستان کو اپروچ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے ڈپلومیٹک مینوورز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ it's a constant threat جیسے آپ نے میں سمجھتا ہوں مائنڈ سیٹ کا بتایا. میرا تو تھوڑا سا اور بھی ذرا ہے. ایک فیلڈ ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں لا فیئر. لا فیئر، ہاں، قانون کے ذریعے وارفیئر فیس تھرو لا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک گیمبیا ایک ملک ہے جی، وہ روہنگیا کا ایشو لے گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ میں اور برما کی حکومت کے خلاف اور کامیاب ہوا. جی، آر ایس ایس ایک فیشسٹ، ایک ریسسٹ آرگنائزیشن ہے، بلکہ میں اس کو اس حد تک کہوں گا اٹس اے نیو ناٹسی. نیو ناٹسی کی ان کی سوچ فیشسٹ ہے. 1925 میں بنی تھی، اس کا مسلینی کا فیشزم تھا. اور ان کی جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی وہ خاکی نکر پہنتے ہیں، وائٹ شرٹ، اور ان کا سلوٹ بھی جو ہے نا وہ ہائل ہٹلر تھا نا ان کا، ہٹلر کا وہ اس قسم کا سلوٹ ہے، وہ آلموسٹ بارڈرنگ آن دا وہ فیشسٹ سلوٹ. ان کو آپ لے جائیں ٹو دا انٹرنیشنل کورٹ کہ یہ ایک جینوسائڈل ریسسٹ فیشسٹ آرگنائزیشن ہے جس میں ان کے جو بیانات ہیں اسلام کے خلاف، کہ ان کو کم سے کم لیگلی سینشر تو کیا جائے نا. اینڈ مودی اینڈ ہز گینگ دے آر پارٹ آف آر ایس ایس. یہ واجپئی کراؤڈ نہیں ہے. اٹل بہاری واجپئی صاحب ایک بڑے اسٹیٹسمین تھے، وہ بی جے پی ایک سیاسی ایگزیکٹلی وہ تو آئے بھی تھے مینار پاکستان، انہوں نے پاکستان ایک حقیقت تسلیم کیا. میں اس وقت ان کا ایز اے انفارمیشن منسٹر بائی دا وے آئی واز ہز منسٹر ان ویٹنگ. جی، تو میں نے 3 دن میں سب سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا کہ میں آئی ٹو اسکاٹ پروٹوکول کی ساری. تو واجپئی صاحب نے تو اس ریئلٹی کو مانا تھا. یہ ان کی یہ فرق ہے. لیکن سر وہ کلبھوشن یادو کیس بھی آئی سی جے میں گیا تھا، اس پہ تو انہوں نے موریٹوریم پہ لگا دیا، ان پہ جو سزا تھی. تو لیکن نہیں، یہ میں آئی سی جے نہ کریں نا. اچھا، اینی ویسٹرن کورٹ یونیورسل جورسڈکشن ہے نا. اوکے، آپ کو پتا ہے کئی دفعہ وہ اس کے خلاف سینشر کیا تھا. جنرل شیرون تھا، اس کے خلاف بیلجیم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اس کے ارسٹ وارنٹ ایشو کیا. 1 ٹریلین اکانومی بھارت کی آپ خیال میں یہ یورپین پاورز ایسی جو ہے ان کو فرق نہیں پڑتا. اچھا، وہ بھارت کیونکہ سائز اور اکانومی میٹر کرتی ہے آج کل کے دور میں، کہتے ہیں اٹس آل اکانومی وچ میٹرز، تو اس لیے میں نے سوال پوچھا. اکانومی میٹر کرتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ 3rd لارجسٹ انلیگل مائیگرنٹس امریکہ میں کون ہے. نمبر 1 میکسیکو، نمبر 2 el سلویڈور، نمبر 3 انڈیا. 7,50,000 انلیگل مائیگرنٹس ہیں ہندوستان کے. اور کہاں سے ہیں انوار صاحب؟ گجرات، بہار، یو پی، پنجاب، ہریانہ، جو ان کا اپنا گھر ہے ادھر سے ہیں. کون لوگ ہیں؟ 45% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے ہندوستان میں. ینگ لوگ ہیں، ینگ لڑکے لڑکیاں، وہ بھاگ کے جا رہے ہیں بیچارے امریکہ وایا دا لیٹن امریکہ روٹ. جو پہلا جہاز آیا تھا جو ٹرمپ نے بھیجا تھا ہندوستان کو 20 جنوری کو the day he took over، اس میں اٹ لینڈڈ ان امرتسر. 108 تھے انلیگل مائیگرنٹس، ہتھ کڑی لگا کے اسے بھیجا تھا ہیوملیٹنگ طریقے سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اٹس ناٹ وہ اس کے اڈانی امبانی بڑا ماشاءاللہ وہ کرونی کیپٹلزم چل رہا ہے، وہ ان کا گجراتی مافیا ہے اپنا گجرات اسٹیٹ کا، وہ ان کے ساتھ ہیں. لیکن اتنا حالات نہیں. انڈیا از آلسو اے فریجائل فیڈریشن، اس کا ذرا خیال رکھیں. اس کے اپارٹ فرام دا 17 انسرجنسیز یہ جو اکنامک ایشوز ہیں دے ویری سیریس. اب یہ بیفور وی گو فار بریک، اور آپ یہ نہ بھولیں کہ جب انہوں نے را نے کوشش کی اسٹیٹ ٹیررزم کی، پہلے کینیڈا میں اس کو سینشر کیا گیا، ان کے پرائم منسٹر نے کہا، اور پھر امریکہ میں جب ہوا وہ فیل ہو گیا اٹیمپٹ ٹو کل دیٹ امریکن سکھ، تو انہوں نے جو را کا اسٹیشن چیف تھا واشنگٹن ڈی سی میں اس کو فارغ کیا.
He was declared persona non grata. اور اس کے بعد انڈیا نے کہا کہ ہم انکوائری کریں گے اپنے کہ کیسے یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ نان کمیٹل رہے ہیں اس کی that is also I think that is a cause of concern کہ امریکن سوئل میں امریکن ٹیریٹری میں ایک ملک دہشت گردی کر رہا ہے, بندے مار رہا ہے, assassinate killing. یہ تو مافیا گینگسٹرز کرتے ہیں نا یہ کام, not states. ہمارے شو میں اعزاز چودھری صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا انہوں نے کمٹمنٹ لیول اور کریپ اتنا کر دیا کہ اب اس سے باہر کیسے نکلیں گے. ٹورڈز دی اینڈ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو کاسٹ سینسس کی بات کی ہے, کیا اس سے باہر نکل سکتے ہیں, کیونکہ ایک ہائپ تو کریٹ کر دی ہے نا نریندر مودی صاحب نے. میرے خیال میں کاسٹ سینسس ہندوستان کے لیے گلے پڑ جائے گا. دیکھیں نا یہ انہوں نے کیا ہے فار دا بہار الیکشن, اور بہار میں کاسٹ وہ کوئی یادو ہے, کوئی شودر ہے, وہ کافی چلتی ہے زیادہ تر, اور یادو کا بڑا کنٹرول بھی سماجوادی پارٹی اس میں ہے سارا. لیکن یہ انڈیا از اے ویری ڈیپلی ڈیوائڈیڈ کاسٹ ریٹن سوسائٹی. یہ ان کا جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایکیلیز ہیل ہے, یہ جو انہوں نے چھیڑا ہے. ہاں یہ چھیڑا ہے, یہ ایک نیا انہوں نے کھول دیا ہے. اور میرے خیال میں یہ even it's more serious than the religious divide, کیونکہ یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے. ایگزیکٹلی بہت ڈیپ روٹڈ ہے. میں ایک ایگزامپل چھوٹی سی دیتا ہوں. میں امریکہ میں تھا اسٹوڈنٹ, اینڈ آئی میٹ انڈینس. میرے دوست تھے, میرا ایک انڈین دوست تھا, بڑا آسام کا پڑھا لکھا بندہ, پی ایچ ڈی, ڈاکٹر منورنجن بیس بوروا. اس نے لیٹس گو فار ویکیشن, کہتے میں جا رہا ہوں اپنی گاڑی میں, اس کی گاڑی تھی, تو میں نے کہا میں نے جانا ہے ڈیپ ساؤتھ ٹور نہیں کیا, نیو اورلینز چلتے ہیں, واشنگٹن ڈی سی سے ہے, تو ٹریول کرنا شروع کر دیا. تو ہم اسی موٹیل میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے ایک دفعہ مجھے پانی لینے لگا, تو میں کہا ہاں یہ گلاس ہے پانی کا لے لو. کہتا ہے I can't have it. میں کہا میں نے تم نے پانی مانگا تھا. میں کہا you touched it. میں نے کہا میں نے گلاس ٹچ کیا. کہتا نہیں I am a Brahmin, you are a Muslim. میں نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا. نہیں کہنا you have touched the glass, it's polluted. It's polluted, I cannot drink. میں کہا now I know پاکستان کیوں بنا تھا. مسلم پانی, ہندو پانی. ہمارے پیرنٹس بتاتے تھے ایک زمانے میں. تو وہ میں کہا اب مجھے ٹو نیشن تھیوری کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اتنی ڈیپ ڈاؤن تقسیم ہے. قائد اعظم نے کیا کہا تھا, their heroes are our villains. Art and architecture, culture and cuisine, history and heritage, their divergences. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا دوست تھا وہ, ابھی تک میں نام یاد, اور آسام کا تھا, کوئی ایسا نہیں کوئی بدبودار ہندوتوا والا ہو, بڑا پڑھا لکھا انلائٹنڈ. لیکن ان کے یہ بس امریکہ میں اس نے کہا کہ آپ نے ہاتھ لگا دیا گلاس کو, تو یہ میں برہمن ہوں, آپ مسلمان. بس تھینک یو ویری مچ مشاہد صاحب, اٹ واز پلیجر ٹو ہیو یو. اور آپ نے بڑے زبردست طریقے سے سیاق و سباق بھی بتایا, کچھ مثالیں بھی دی, اور آپ مسکرا رہے ہیں. انڈیا میں تو سوال ہوتا ہے کہ پاکستان پریشان ہے کہ ہم اب حملہ آور ہونے والے پاکستانی بڑے. ہمیں فیت ہے اللہ تعالیٰ کا, زندگی موت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. بالکل سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ویورز ایک چھوٹا سا واقعہ شامل کریں گے. آپ نے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کی گفتگو سنی, اس کے بعد لوٹ کے آئیں گے. تو آج جو کور کمانڈر کا خصوصی اجلاس ہوا ہے ملٹری اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں پہلگام کے بعد جو صورتحال بنی ہے اور پاکستان کا جس قسم کا رسپانس آیا ہے. جیسے میں پروگرام کے ابتدا میں جو اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس آج ہوئی, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی سربراہی میں, جس حوالے سے جس عزم کا اظہار کیا گیا. بریک پر جانے سے قبل ہم سینیٹر مشاہد حسین سید سے بات کر رہے تھے. اب ہمیں جوائن کیا ہے آنریبل ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ سر, تھینک یو مچ فار جوائننگ اس. اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر قمر چیمہ صاحب نے. قمر چیمہ صاحب السلام علیکم. اے وی ایم صاحب, آپ سے سر میں جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے سرجیکل اسٹرائک 2019 میں ہوئی پلوامہ کے بعد, وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اور اس کا ہم نے بڑا دندان چکن پاکستان ایئر فورس نے جواب دیا. اس مرتبہ بھی خبریں آئیں کہ انہوں نے رافیل طیارے جو ہیں وہ انہوں نے اڑان بھری, اور پھر پاکستان کی ایئر فورس نے جب F-16 یا JF-17 تھنڈر جو ہے وہ اڑائے تو وہ پھر وہاں سے رائے فرار اختیار کر لی. میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ بھارت کا سائز بھی ہم سے زیادہ ہے, آبادی بھی زیادہ ہے, ملیٹریلی بھی وہ تعداد میں تو ہم سے زیادہ ہیں, اسٹرینتھ کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیے, کیونکہ آج بھی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمیں ہر محاذ پہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. ایئر پاور کے آج کل کے دور میں جو جنگی ہوتی ہے اس میں ایئر پاور بہت استعمال ہوتی ہے, تو اس حوالے سے میں چاہوں گا, آپ کا تو محکمہ بھی رہا ہے. بلا شبہ جی, آج کل کی جنگوں میں ایئر پاور سے ہی جنگ شروع ہوتی ہے, اور جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ بھی ایئر پاور کے تھرو ہی ہوتے ہیں. اگر ہم دونوں ملکوں کے تناظر میں بات کریں تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی اکانومی کا سائز, ان کا جغرافیکل سائز, ان کی پاپولیشن, یہ ساری چیزیں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن جہاں تک افواج کا تعلق ہے, ہم ہمیشہ سے ان کے ساتھ
एक आउट नंबर्ड सिचुएशन में रहे हैं जी। और उसी में हमने अपने लिए स्पेस क्रिएट की है। हमने उनके साथ जंगें लड़ी हैं और उन जंगों में हमने, अगर आप 65 वॉर से शुरू करें तो जंग के तीसरे रोज से ही पाकिस्तान को भारत पर मुकम्मल जो है वो एयर सुपीरियरिटी हासिल हो गई और उसके बाद उनकी कोई इक्का दुक्का जो है ना इंट्रूजन्स होती थी और टोटल कंट्रोल ऑफ एयर जो था वो पाकिस्तान के पास था। इवन 71 वॉर में, जबकि बदकिस्मती से उसके जो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है उसकी वजह से उसके ओवरऑल मिलिट्री जो नताइज हैं वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं थे, लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल सोर्सेज पे जाएं तो फ़िज़ाइया का अगर आप कंपैरिजन करें तो भारतीय फ़िज़ाइया के लॉसेस 71 में भी हमसे ज़्यादा थे और हमारे नताइज उनके मुकाबले में बहुत शानदार रहे, लेकिन वो चूँकि ओवरऑल जंग का नतीजा मुख्तलिफ था तो इसलिए हम अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर सके। फिर आप आ जाइए अभी रिसेंटली, जैसे आपने कहा, हमने बालाकोट अटैक के बाद, जिसको वो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक की किसी भी डेफिनेशन पे वो पूरा नहीं उतरता, हमने उसके जवाब में जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया वो हमने सिर्फ उनको एक, जैसे वो आप मीडिया की ज़बान में कहते हैं ना, एक टीज़र या एक प्रोमो था कि अपनी कैपेबिलिटी का एक सैंपल था। क्योंकि हमारी लीडरशिप वो नज़ाकत को समझते हुए कि हम एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट हैं, अगर ये जंग एस्केलेट कर जाती है तो इस खिते में जो तकरीबन 20 से 25% दुनिया की आबादी इस खिते में है, सबकी तबाही का बायस होगा। तो इसलिए अब अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो अब तो हम 2019 के बाद अगर आप एयर पावर की बात करें तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी इंडक्शन हो गई, ना सिर्फ J-10 भी इंडक्ट हो गया, J-10C इंडक्ट हो गए, उसके अलावा हमारे JF-17 का ब्लॉक 3 इंडक्ट हो गया, उसके ऊपर BVR जो कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा रेंज वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिनकी तकरीबन कुछ 300 किलोमीटर उनकी रेंज है। तो हमें तो LOC क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास वो इक्विपमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम एवेक्स, उसके बाद हमारे जैमर्स, हमारे EW स्पेक्ट्रम के लिए जो हमारे ऑन बोर्ड हार्डवेयर्स हैं और फिर हमारे शूटर्स। अच्छा, we don't need to cross the LOC आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, whatever we want to hit we can hit it from our side। जी बिल्कुल, कंफर्टेबली, ये तो इट्स गिवन, इसमें मतलब मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, कोई भी शख्स फैक्ट है, कोई भी शख्स जिसको थोड़ा सा एयर पावर का और एविएशन मिलिट्री की सूझबूझ है वो गूगल करके देख सकता है कि दोनों मुल्क की हार्डवेयर की क्या कैपेबिलिटी। लेकिन एक आखिरी बात, ये हार्डवेयर जो है ना ये एक पोर्शन है, असल चीज़ जो हमारी स्ट्रेंथ है ना वो मैन मशीन इंटरफेस है, कि हमारे जो हवाबाज हैं उन्होंने इन इक्विपमेंट के ऊपर कितनी महारत हासिल की है। हमारे लोग पिछले 20 सालों में बैटल हार्डन हैं, अगर उन्होंने राफेल ले लिए हैं तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज वो है इस महारत तक पहुंच गए कि वो जंग की कैफियत, और वो बहुत मैटर करती है इन्हें बैटलफील्ड। कमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो है एज वी स्पीक, पहले तो वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि 24 से 36 घंटे का जो है वो एक रिस्क टाइम है जिसमें भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, वो दैट इज़ नाउ बिहाइंड अस। आप क्या समझते हैं? और उस पर तारड़ साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ी क्रेडिबल इंटेल थी। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त भी वो रिस्क फैक्टर पाया जाता है, या ये जो मुशाहिद साहब से गुफ्तगू हो रही थी, और आप खुद भी इसके एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं बिलखसूस अमेरिका, उनकी जानिब से चूंकि साइड नहीं ली गई, लिहाजा भारत जो है वो बैकफुट पर है, या आपकी क्या असेसमेंट है? बिल्कुल, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इंडिया को ये था कि जब डोमेस्टिकली वो सारा मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, मीडिया को अपनी से सपोर्ट ले लेंगे, अवाम को कहानी सुना लेंगे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उन्होंने किया है, तो उसके बाद सीधा सीधा वो जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी से 2, 4, 5 मुल्कों से कोई इस तरह की कंफर्मेशन आ जाएंगी कि इंडिया का जो कर सकता है, जिस तरह 2019 में एक सिचुएशन डेवलप हुई थी पुलवामा के बाद, माइक पॉम्पियो वगैरह ने बयान दिया था। तो अभी वो कोई स्टेटमेंट वहां से नहीं आई, बल्कि आप देखें कि अमेरिकन ने बहुत ही रीजनेबल अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं खित्ते की सिचुएशन को देखते हुए। उन्होंने कहा है कि भाई आप, पहली तो बात है, पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिल्ड करें, आप जो मामलात हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें, आपको ये कोई हक नहीं है कि आप डायरेक्ट उठ के स्ट्राइक कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेट सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो ने दी
JD वैंस ने भी आज वार्न किया है, उन्होंने कहा है जी कि कोई इस तरह की हरकत ना कीजिएगा जिससे खतरा की स्टेबिलिटी जो है वो जाए, और हम अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और भारतीय दोस्तों के साथ भी राब्ते में। ये JD वैंस की स्टेटमेंट है। और फिर आप देखें कि अमेरिकी सदर ने तो वैसे ही वो उसको बड़े अजीब सा एक स्टेटमेंट दी जिसको वो समझ जाए कि उन्होंने ब्रश असाइड कर दिया। तो बेसिकली इंडियन वो सपोर्ट ढूंढ रहे थे, वो सपोर्ट न कहीं से वेस्ट से उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से अब उनको समझ नहीं आ रही, बल्कि अब तो उनके जो डोमेस्टिकली असदुद्दीन अवैसी और इस तरह के जो लोग हैं वो ये खुद उनका मजाक उड़ा रहे हैं उनका, और वो कह रहे हैं जी घर में घुस के बैठ गए हैं, ये कहते थे घुस के मारेंगे, अब ये खुद घर में घुस के बैठ गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया है। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया की ये जो पॉलिसीज थी जिसमें इंडिया समझता था कि क्योंकि वो एक अमेरिका का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो शायद उसको एक ब्लैंक चेक मिलेगा कि तुमने जो करना है इस खित्ते में कर लो। तो आज वो जो चाइनीज प्रोफेसर साहब की भी स्टेटमेंट चल रही है, जो मेजर चाइनीज एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम पाकिस्तान की अगर सॉवरेनिटी की वायलेशन की गई तो हम हर तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और किसी को इसके बाद सेकंड थॉट भी इसके बारे में नहीं आना चाहिए। अमेरिका ने भी बता दिया है, तो मेरा ख्याल है कि इसीलिए अब वो जो है ना वो बैक डाउन कर रहे हैं, और उनको पता चल गया है कि अब मजीद अगर हमने ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई स्टेटमेंट वगैरह वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब सुनने में आया कि वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि FATF और IMF का जो हमारा पैकेज है और जो वो है उसको वो कह रहे हैं जी उसको वो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये उनको पता नहीं है कि उस वक्त सिचुएशन और थी, वो एक UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन था, उसके हवाले से कुछ चीजें थी। अभी तो देखिए हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, और खास तौर पे सैयद साहब इंडिया के अंदर पैनिक थी एक चीज की कि जो अमेरिकी सदर ने थैंक यू पाकिस्तान कह दिया, और फिर उनके डिफेंस सेक्रेटरी पिट हेग्सेथ ने कह दिया, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात हो गई साफदार साहब से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उसके बाद उनको ये कहा कि ये तो इंडिया तो हम समझता था कि हम हैं अमेरिका के पार्टनर इस खित्ते में, तो ये तो पाकिस्तान वो स्पेस दोबारा ले रहा है, तो ये क्या करना है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में तो उन्होंने बहुत सारी चीजें मैनेज कर ली थी, लेकिन वो समझते थे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक उनके लिए जो बकौल डॉक्टर जयशंकर ये एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल जो है वो हमारे लिए आ गया है। आउट ऑफ सिलेबस आपने बड़ा आम नुकता आउट ऑफ सिलेबस सवाल। एवीएम साहब, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, और उन्होंने अपने सर्विसेज चीज़ को कहा कि, और ये इंडिया में बयान भी चला कि इट्स नॉट योर डिस्पोजल कि आप किस तरह का जवाब देते हैं पहलगाम का। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी एयरफोर्स दो तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में भी और हमारा जो ये नॉर्थ का रीजन है, इसका क्या मतलब होता है कि उनको जब अगर ये सिग्नल दे दिया जाए तो व्हाट डज दैट मीन, और दूसरा जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसका ज़ाहिर बात है हम अपनी फुल प्रिपेयर्डनेस के साथ हैं, हम इसको वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग लाई डाउन। देखिए ये जो सिर्फ एक ही मीटिंग नहीं, उन्होंने एक गालबन को 10-12 मीटिंग्स की हैं, मुख्तलिफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी पे की, सिक्योरिटी पे की। ये अगर तो देखें ये एक रवायती जंग का बिल्डअप होता ना, तो ये मीटिंग्स एक नॉर्मल रूटीन होती है कि जब भी आप दो ममालिक में टेंशन बिल्ड होती है तो ये मीटिंग्स जो हैं दोनों हरीफ जो हैं वो करते हैं, ताकि वो एवेल्यूएट करें कि जंग की सूरत में हमारे वॉर पोटेंशियल्स क्या हैं, हमारा वॉर स्टेमिना क्या है, और इसकी फॉलो आउट्स जो हैं वो इकोनॉमी पे, डिप्लोमेसी पे और रीजन पे क्या होगी। लेकिन ये चूँकि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो ये अब पोस्ट इवेंट ये मीटिंग्स वो कर रहे हैं, तो ये इन मीटिंग्स की कोई एज सच कोई सिग्निफिकेंस उस तरह नहीं है कि ये तो उन्होंने, आइए आप समझें, हिस्टीरिया तो उन्होंने इतना बनाया हुआ है कि बस हिस्टीरिया तो अब आए कि कब आए। देखिए वो तो उनका कंस्ट्रक्ट ही इस तरह का था ना। तो जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी कमर चीमा साहब ने जैसे फरमाया कि उनके लिए ना, देखिए इतनी बड़ी प्लान, जब आप ऑपरेशन प्लान करते हैं ना, तो एकेडमिकली उसमें कुछ ऑपरेशन बदला का कोई नाम भी चल रहे हैं, जो भी नाम रख लें जी, वो बॉलीवुड का स्क्रिप्ट जब लिखा जाता है तो कोई भी नाम रखा जाएगा। अच्छा, तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, हमने तो काम करना है, हमने नाम पे थोड़ी जाना है। तो वो कमर चीमा साहब ने एक पहलू जो है ना बड़ा कवर किया कि जी इंटरनेशनल फ्रंट पे जो उनकी एजम्पशंस थी कि उनको सपोर्ट होगी, वो नहीं मिली। दूसरी जो मेजर एजम्पशन ऐसी प्लानिंग में उनकी थी वो ये थी कि पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के अवाम के बारे में उन्होंने बड़ी गलत एजम्पशन की। अच्छा। उनका ये ख्याल था
کہ اس وقت ہماری سوسائٹی جو ہے Polarized ہے. ایکسٹریملی پولرائزڈ ہے آن پولیٹیکل گراؤنڈز, کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا اور باقی میڈیا چینل اوپن ہے, آزاد میڈیا ہے, تو بہت سارے ڈائیورسیفائڈ قسم کے سارا دن اوپینین چلتے رہتے ہیں پرائم ٹائم میں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس وقت جو ہے نا پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو حکومت اور پھر حکومتی جو ادارے جنہوں نے جنگ لڑنی ہے, ان کی آپس میں کوئی کوہیژن نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے پاکستان پہ الزام دیا, یہ بالکل ریورس ایکشن ہو گیا. یہ جیسے ہوتا نا کہ کوئی لگے بجائے اس سے افاقہ ہونے کے اس کے ریئیکشن سے ان کو ریئیکشن ہو جائے, تو یہ الٹا جو ہے نا ان کے لیے لائف تھریٹننگ ہو گیا کہ یہاں تو پوری عوام پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے اور سارے مل کے جو ہیں یکسوئی سے لوگ تو انتظار کر رہے ہیں. جی when it comes to India تو پھر ہمارے جو نیشنل قومی جذبات ہیں وہ ابھر آتے ہیں, ہر طرح کے جو سیاسی اختلافات ہیں یہ بھی انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا انٹرنیشنلی. پھر ایون انہوں نے اپنے کشمیریوں کا ریئیکشن بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا. دیکھیے کشمیریوں کا تو یہ ٹورزم ہے, ان کی لائف لائن ہے, اور وہ سارے کشمیری وہ تو اپنی حکومت کو الزام دے رہے کہ ایون اگر یہ ایک بیرونی حملہ تھا یا یہ کوئی علیحدگی پسندوں کا حملہ تھا, تو اس کی ذمہ داری تو آپ کی انٹیلیجنس پہ ہے. انٹیلیجنس فیلئر ہے اور آپ کا سیکیورٹی فیلئر ہے. یعنی ایک ایسی آکوپائڈ ریاست جس میں ہر 8 نہتے لوگوں پہ ایک مسلح فوجی کھڑا ہے, وہاں پہ اتنا بڑا آپریشن کیسے ہو گیا؟ ویری امپورٹنٹ, بہت عام نکات اٹھائے ہیں. بہت شکریہ ایئر وائس مرشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, ایک دن ہم آپ کو ضرور اسٹوڈیوز بھی زحمت دیں گے. آپ ماشاءاللہ پاکستان کا بڑے تگڑے انداز میں بھارتی چینلز پر بھی موقف سامنے رکھتے ہیں. اب تو انہوں نے بہت سے پاکستانی چینلز اور ان کی یوٹیوب چینلز کو بین کر دیا. ویورز, یہ آج کا شو تھا. ہمارے پاس آپشنز اوپن ہے. آج کور کمانڈر کانفرنس سے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کیا اکراس دا بارڈر کہ ہم تیار ہیں, ہمیں مت آزمائے, ڈونٹ ٹیسٹ اس, کیونکہ اگر ہمیں آزمایا جائے گا تو بڑا فیصلہ کن جو ہے کوئڈ پرو پلس جواب آپ کو ملے گا. سید انوار الحسن اور پورے پریشر ٹیم کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.